बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। चलिए थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिससे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता के रचयिता हैं? धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुनाहों के देवता के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। नर से नारायण रचना के लेखक कौन है? तो नर से नारायण रचना के लेखक हैं प्यारे बच्चों बाबू गुलाब राय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पथ के साथी किस गद्य विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, नाटक, जीवनी। तो पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है और ये महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लेखक हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं? चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है और ध्रुवस्वामिनी भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरुक्षेत्र किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अस्क का, मैथिली शरण गुप्त का, रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा का। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का नाटक है। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? यामा है, युगांत भी है, युगपथ भी है, मिलन नहीं है। मिलन किसकी रचना है? तो मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। पथिक किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सच्चिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे की, राम नरेश त्रिपाठी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। तो पथिक मेरे प्यारे बच्चों राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रीत मुक्ति कवि हैं? घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों रीत मुक्त कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, शीश पर गंगा हसे भुजन भुजंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पड़ी थी बिजली सी विकराल में कौन सा अलंकार है? जहाँ पर सा सी से समसरित समानवाचक शब्द दिख जाए तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसके बाद रोला छंद है कैसा? सममात्रिक, विषम-मात्रिक, अर्धसममात्रिक, वर्णमात्रिक। तो रोला सममात्रिक छंद है। ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यादेश में उपसर्ग है? अधि, आधि, देश, अध। तो अध्यादेश में अधि उपसर्ग है। ठीक है। अधि ए ऑप्शन से हो जाएगा। त्रिलोक में समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो त्रिलोक में द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है। जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, जैसे त्रिलोक, त्रिफला है ना, चौराहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, तस्याम में वचन और विभक्ति है? तो तस्याम में सप्तमी एक वचन है। क्या है? सप्तमी एक वचन। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है? पर्वत नहीं है, फूल है। पुष्प का पर्यायवाची मेरे बच्चों फूल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है? तो जब दो वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, अथवा से जुड़े हों, या से जुड़े हों, तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। तो आप देख सकते हैं, जब वह लड़का गांव में गया तब बीमार हो गया, यह नहीं होगा। वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, और से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर पूछ रहे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? गोपियों ने योग साधना को ककड़ी बताया, परशुराम ने सभा में क्रोध किया, लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर व्यंग्य बाण छोड़े गए, चोर के कारण उनसे चला नहीं जाता। ये डी ऑप्शन सी हो जाएगा, चोर के कारण उनसे चला नहीं जाता। ठीक है। जहाँ निगेटिव सेंस आ जाए, चला नहीं जाता, ना, मत आ जाए, वहाँ पर होता है कौन सा? भाववाच्य। ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह शब्द का पद परिचय है, वह क्या है? तो वह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे खंड बा।
खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। ये 50 अंक का होता है। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहते हैं 2-2 अंक के। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता चल गया होगा कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है। ये पैराग्राफ लिया गया है मित्रता चैप्टर से, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है। ऐसे उत्तर हेडिंग डालना है, फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आप पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या किसकी करना है, व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। बहुत ही आसान एवं सरल शब्दों में मैंने लिखा है। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि जब हम समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं तब हमारा चित्त कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित एवं अपरिपक्व होते हैं, वास्तव में उस कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो चाहे जैसा ढालकर उसका रूप निखार ले। चाहे तो वह एक दुष्ट राक्षस के हम रूप में हमें बना दे और चाहे तो देवतुल्य बना दे, हमारे हृदय में राक्षसी प्रवृत्तियां पैदा कर दे। तो इस तरह से आपको व्याख्या लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने से अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बुरे लोगों के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे में हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता तथा ना कोई हमें सहारा देने वाला ही होता है, अतः पतन निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उसे उस पर अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो यहाँ पर ये ईर्ष्या शब्द से आपको पता चल गया होगा कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर संदर्भ लिख देंगे, ठीक है, 2 अंक हो जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। व्याख्या आपको लिखना है, हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निंदा किसका नाम है। तो निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पैराग्राफ में ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का, 6 अंक का, ठीक है। तो सेम होता है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर आतुप परियो प्रभात। यानी सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाथ, श्याम माने श्री कृष्ण, सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट माने पीला वस्त्र, ओढ़े माने ओढ़े हुए, सलोने गात बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण अपने सिर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि पर्वत पर, आतुप परियो प्रभात, प्रातःकालीन प्रकाश पड़ रहा हो, प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ ये किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है भक्ति चैप्टर से, ठीक है, भक्ति चैप्टर से। और इसके कवि कौन है, बिहारी लाल हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दिया, ठीक है। भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं। तो अथवा वाला भी क्या है,
उद्धव मोहि ब्रज बसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह वृंदावन गोकुल वन और उपवन, सघन कुंज की छाई और घने कुंजों की छाया मुझे हमेशा याद आती है। प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत, सुबह होती ही माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मैं सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दही सजाओ, माखन रोटी दही और सजाओ अतिहित साथ खावत, माता यशोदा मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कहते हैं गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, मेरा सारा दिन हंसते हुए व्यतीत होता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात, सूरदास जी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनको श्री कृष्ण से इतना प्रेम है। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, तो ये लिया गया है पद नामक चैप्टर से और इसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, तो संदर्भ आप लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया। ब्रज की याद किसे आ रही है, तो ब्रज की याद श्री कृष्ण को आ रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का होता है, 5 अंक का होता है। तो 2 पूछता है, 1 करना रहता है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृत पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगरतः पर्यटक असंख्य यात्री सुदूरेभ्य माने दूर दूर देशभ्य माने देशों से नित्यम अत्रायंत रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाम चा शोभाम विलोक्यम इमाम बहु प्रशासन, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे आप, संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद करेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। इसके बाद अथवा वाला क्या है, अथवा वाला भी देखते हैं। मानव जीवनम संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महंतम प्रयत्नम आकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए। ते अस्माकम, वे हमारे, जीवनस माने जीवन में, संस्करणाय माने संस्कारों के यान माने जिन, आचारान विचारान माने आचारों और विचारों को, आदर्शन माने फैलाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृत, वही सब हमारी संस्कृत है। अब यहाँ पर 24 नंबर देखिए, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 5 अंक का होता है। ठीक है, 2 + 3। तो यहाँ पर का नंबर देख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी न हो। ये किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृत से। ठीक है, इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूत च विभूषणम कोपिनम यत्र कोशे सा काशी केन्मीते, यानी जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ की राख एक प्रकार का आभूषण है, कोपीन यत्र कोसे, और जहाँ की रेशमी साड़ियाँ हैं, सा काशी केन्मीते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, ये वाराणसी से लिया गया है। इसके बाद 25 नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का है, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का। ठीक है, तो आप लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाया है। फिर 27 नंबर है, अपने पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, फीस माफ़ी के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 4 अंक। फिर 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक। ठीक है, 2 करना रहेगा। इसके बाद 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 अंक। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।